हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बच्चों, आज हम आपको चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जो रिमेनिंग नोट्स थे, यानी कि जो आपके नोट्स एक्सप्लेन होने से रह गए थे, उनको आज हम आपको एक्सप्लेन कराएंगे। बच्चों, आपका सेक्स डिटर्मिनेशन तक कंप्लीट हो चुका था और आज हम उनसे आगे को एक्सप्लेन कराएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कराते हैं। टॉपिक आता है हमारा एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट। ए ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट इनहेरिटेड बट डेवलप्स इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन एक्वायर्ड ट्रेट। बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, ठीक है। अब ध्यान से समझोगे आप कि एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो जो हमारे एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं, ए ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट इनहेरिटेड, यानी कि जो वो ट्रेट जो ऑर्गेनिज्म में कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो इनहेरिटेड नहीं होते बट डेवलप्स इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। और वो लेकिन क्यों नहीं होते? क्योंकि ये आपको एनवायरनमेंट से डेवलप होते हैं, ये आपको एनवायरनमेंट से मिलते हैं। और जो ट्रेट्स, जो करेक्टरिस्टिक्स एनवायरनमेंट से मिलते हैं, वो आपके एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं। यानी कि ऑर्गेनिज्म में या किसी भी एनिमल्स में कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो आपको इनहेरिटेड नहीं होते, इन्वायरमेंट से मिलते हैं, ठीक है। तो वो आपके एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं। अब एग्जाम्पल आता है, इफ ए बैटल डज नॉट गेट डिफरेंट सफिशिएंट फूड फॉर ए कंसिडरेबल टाइम, its weight will be reduced due to starvation. The acquired trait of organism cannot be passed on to their future generation. भाई, इन्होंने बताया है कि अगर कोई बीटल है जिसको समय पर सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाया है, ठीक है, फिर उसका जो वेट होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, ठीक है। ये एक्वायर्ड ट्रेट होता है। कैसा? कि धीरे धीरे उसका वेट कम होने लगेगा। अब जो उसका जो वेट धीरे धीरे कम हुआ है, तो ये उसका वेट कम होने वाला जो प्रोसेस है, ये उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। और जो फ्यूचर जनरेशन में जो करेक्टर्स ट्रांसफर नहीं होते, वो आपके एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल एक बुक में भी देखा होगा। बुक में क्या दिखाया हुआ है कि मॉस्किटो है, कि पहले आपने कुछ मॉस्किटो लिए, उनकी जो टेल थी उनको कट किया, और कट करने के बाद फिर आगे जाने पर उन्होंने क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद देखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन यानी कि न्यू जनरेशन थी, उनमें उन सभी माउस के पास टेल प्रेजेंट थी। तो इसका मतलब है कि जो इन्वायरमेंटल करेक्टर होते हैं, जो हमें इन्वायरमेंट के चेंजेस से मिलते हैं, वो अगली जनरेशन में पास नहीं होते, ठीक है। और जो अगली जनरेशन में पास नहीं होते, वो आपके एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं, ठीक है। और इनहेरिटेड ट्रेट वो होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं, वो आपके इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं। ए ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which is caused by a change in its gene is called an inherited trait। यानी कि ऑर्गेनिज्म के वे ट्रेट्स जो कि जीन्स के कारण चेंजेस होते हैं, उनको इनहेरिटेड ट्रेट्स कहा जाता है। जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं वो वास्तव में ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि आपको पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, इवोल्यूशन। भाई, इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं मोटा मोटा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस विच टेक प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इन विच न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड। भाई, इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि कई वर्षों तक, ठीक है, मिलियन ईयर्स तक
स्पीसीज में लगातार बदलाव करता रहता है और लास्ट में एक नई जनरेशन आपको प्राप्त मिल होती है। इवोल्यूशन होता है परिवर्तन, ठीक है, क्या होता है, परिवर्तन। जैसे कि जो पहला जो ह्यूमन बींग्स था यानी कि अर्ली ह्यूमन था, उसकी स्ट्रक्चर कुछ और थी और आज के समय में ह्यूमन की स्ट्रक्चर कुछ और है, तो वो आपका क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। आगे आ जाइए, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। भाई एविडेंसेस हैं कुछ इवोल्यूशन के, एविडेंसेस बोलते हैं सबूत को, ठीक है। द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्पीसीज हैव इन कॉमन, यानी कि जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दो स्पीसीज में सेम हो जाते हैं, ठीक है। द मोर क्लोजली दे विल बी रिलेटेड, और कोई कोई जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोज, मतलब ज़्यादा में सेम होते हैं, ठीक, किसी में सेम हो जाते हैं और किसी में नहीं होते। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज विच प्रोवाइड एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, और इन्होंने बताया है कि कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं, उनको उनके एविडेंसेस को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब इसमें आपके आते हैं, फर्स्ट आता है होमोलोजियस ऑर्गन, सेकंड एनालोजियस ऑर्गन एंड थर्ड इज फॉसिल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोलोजियस ऑर्गन में। होमो मतलब सेम, ठीक है, यानी कि होमो का मतलब होता है, जहां पर भी होमो वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है सेम। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या चीज सेम है। दोज ऑर्गन विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि वो ऑर्गन जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा, वो क्या होंगे, आपके होमोलोजियस ऑर्गन्स होते हैं। यानी कि जिनकी स्ट्रक्चर सेम होगी, फंक्शन डिफरेंट होगा, वो आपके होमोलोजियस ऑर्गन होंगे, ठीक है। आगे वो आपके होमोलोजियस ऑर्गन होंगे। द होमोलोजियस ऑर्गन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। कुछ होमोलोजियस ऑर्गन्स जो होते हैं ये डिफरेंट एनिमल्स के होते हैं जो कि इवोल्यूशन को सबूत के तौर पर दिखाए गए हैं। एग्जाम्पल है द फोर लिम्स ऑफ ए मैन, जैसे कि जो मनुष्य के जो हाथ होते हैं वो, और एक लिजार्ड और ए फ्रॉग, ए बर्ड्स, ए बैट, इन सब के जो फोर लिम्स होते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम होती है लेकिन फंक्शन सभी का अलग अलग होता है। भाई जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने हाथों का काम कैसे, हाथों का यूज़ किस लिए, यानी कि अपने हर काम को करने के लिए वो अपने हाथों का यूज़ करते हैं। जो लिजार्ड होती है उनकी जो फोर लिम्स यानी कि जो आगे के हाथ होते हैं, ठीक है, उनको भी वो क्या कर, मतलब उसकी स्ट्रक्चर भी ह्यूमन बींग्स के हाथों की तरह होती है लेकिन फंक्शन दोनों के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आपके एग्जाम्पल के रूप में दिए हुए हैं फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स और फोर लिम्स ऑफ बैट। आगे आ जाइए एनालोजियस ऑर्गन। एनालोजियस ऑर्गन में क्या होता है, दोज ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर। भाई वो ऑर्गन्स जिनकी डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि इसमें क्या हो गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई लेकिन फंक्शंस सेम होते हैं, एनालोजियस ऑर्गन कहलाते हैं। द एनालोजियस ऑर्गन्स प्रोवाइड द एनालोजियस ऑर्गन प्रोवाइड द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। जो एनालोजियस ऑर्गन होते हैं वो भी इवोल्यूशन के सबूत के तौर पर प्रोवाइड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट, जैसे कि जो इंसेक्ट होते हैं उनके विंग्स और बर्ड्स के विंग्स की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है लेकिन काम दोनों का क्या होता है, सेम होता है, उड़ने का, ठीक है। आगे आ जाइए, ये देखिए भाई बर्ड्स के और इंसेक्ट के दोनों के विंग्स की स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है, ठीक है, और काम दोनों का एक है, फंक्शन दोनों का एक है। आगे आता है नंबर 3 पे हमारा फोसिल्स, कि फोसिल्स क्या होते हैं। द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स दैट लाइव्ड इन द lives in the remote past are known as fossils. The remains of dead animals, ठीक है, जो डेड एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत वर्षों बाद फोसिल्स के रूप में बदल जाते हैं। जब वो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं तो मिट्टी के ऊपर, मिट्टी की लेयर उनके ऊपर आ जाती है और फिर वो फोसिल्स के रूप में तैयार हो जाते हैं।
द फोसिल्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, और ये फोसिल्स भी एक इवोल्यूशन के लिए एक एविडेंस के रूप में प्रोवाइड किए गए हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ए फोसिल बर्ड्स कॉल्ड आर्कियोपटेरिक्स। एक फोसिल बर्ड्स होती है जिसका नाम है आर्कियोपटेरिक्स। जो आर्कियोपटेरिक्स होती है लुक लाइक ए बर्ड, ये किसके जैसी दिखाई देती है? बर्ड की जैसी दिखाई देती है, बट इट हैज़ मैनी अदर फीचर्स, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं वो कुछ तो होते हैं रेप्टाइल्स के जैसे, ठीक है। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले होते हैं, और वो कौन से हैं? दिस इज बिकॉज आर्कियोपटेरिक्स हैज फीदर्स विंग्स लाइक दोज ऑफ बर्ड्स। और कुछ आर्कियोपटेरिक्स में फीचर्स जो होते हैं वो विंग्स के होते हैं, जैसे कि विंग्स है, फेदर विंग्स लाइक दोज बर्ड्स, ये बर्ड्स के जैसे होते हैं। बट टीथ एंड टेल, लेकिन जो दांत होते हैं और जो टेल होती हैं लाइक दोज ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है, ये किसके जैसे होते हैं? रेप्टाइल्स के जैसे होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि जो आर्कियोपटेरिक्स होता है वो बर्ड्स की कुछ फीचर्स तो बर्ड्स के होते हैं और कुछ फीचर्स रेप्टाइल्स के होते हैं, ठीक है। आर्कियोपटेरिक्स इज देयर फॉर ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। जो आर्कियोपटेरिक्स होते हैं वो एक कनेक्टिंग लिंक होती है रेप्टाइल्स और बर्ड्स की, एंड हैंस सजेस्ट दैट द बर्ड्स हैव इवोल्व्ड फ्रॉम द रेप्टाइल्स। और मतलब इन्होंने क्या बताया है कि लिंक होती है और सजेस्ट करती है कि ये जो होते हैं, जो कि सजेस्ट करती हैं कि जो बर्ड्स के जो फीचर्स थे वो धीरे धीरे रेप्टाइल्स की फॉर्म में हो गए थे। दस फोसिल्स प्रोवाइड द एविडेंस, ये जो फोसिल्स होते हैं ये इवोल्यूशन के एविडेंस के रूप में दिखाए गए हैं दैट प्रेजेंट एनिमल्स, और जो प्रेजेंट यानी कि जो आज का एनिमल्स है हैव originated from the previously existing ones through the process of continuous evolution। और जो आज का बर्ड्स है, एनिमल्स है, उसमें लगातार धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन होता जा रहा है। यानी कि पहले जो पक्षी थे, जो एनिमल्स थे, वो आर्कियोपटेरिक्स के जैसे थे, और धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते मतलब उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते होते समय जैसे बीतते जाते हैं तो उनमें परिवर्तन होते जाते हैं। तो आज का जो एनिमल्स है वो उससे काफ़ी अलग है। आगे आ जाए डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन ने कुछ इवोल्यूशन के ऊपर थ्योरीज दी थी। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, गेव थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन द फेमस बुक, ठीक है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन की एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इस बुक में उन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, और जिसको इस थ्योरी को नाम दिया द नेचुरल सिलेक्शन। दिस थ्योरी इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस थ्योरी को उन्होंने नाम जो दिया था वो क्या नाम था? नेचुरल सिलेक्शन था, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। भाई डार्विन ने इवोल्यूशन के कुछ थ्योरीज को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फर्स्ट है विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज नेचुरल वेरिएशन, सम इंडिविजुअल हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन देन अदर्स। भाई जो पॉपुलेशन होती है उनमें कुछ वेरिएशन तो नेचुरल होते हैं, ठीक है। सम इंडिविजुअल, और कुछ जो हमारी फेवरेबल वेरिएशन, जो हमारी फेवरेबल कंडीशन होती है उनके तौर पर उनमें परिवर्तन आ जाते हैं। सेकंड है इवन थ्रू ऑल स्पीसीज प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। इवन थ्रू ऑल स्पीसीज यानी कि हमारी जितनी भी पूरी स्पीसीज है, यानी कि हमारी पूरी प्रजाति जो है वो प्रोड्यूस करती है लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो। पॉपुलेशन रिमेन फेयरली कॉन्स्टेंट नेचुरली, उनमें जो भी परिवर्तन होता है वो सभी क्या होता है? प्राकृतिक होता है। आगे दिस इज ड्यू टू द स्ट्रगल between members of the same species and different species for food, space and mate। भाई
जो हमारे जो मेंबर्स होते हैं स्पीसीज़ के, कुछ मेंबर्स तो क्या करते हैं अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनमें कुछ और परिवर्तन होते हैं, और कुछ अपने फूड के लिए, रहने के लिए और साथ ही पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, उनमें कुछ और डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, आगे फोर्थ है द इंडिविजुअल हैविंग फेवरेबल वेरिएशन, और कुछ इंडिविजुअल में कुछ फेवरेबल वेरिएशन होते हैं जो कि पास हो जाते हैं ऑन दीज वेरिएशन टू दियर प्रोजनी, और ये वेरिएशन अपनी आप अगली जनरेशन टू जनरेशन पास होते जाते हैं। ठीक है, आगे आता है द वेरिएशन व्हेन एक्यूमुलेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो वेरिएशन होता है वो बहुत लंबे समय के बाद लीड्स टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, एक नए स्पीसीज में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, ये आपको ऐसे तो समझ नहीं आएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, आपने बुक में एक जिराफ वाला डायग्राम देखा होगा। ठीक है, उन्होंने पूरा इवोल्यूशन इसमें इन पॉइंट्स में दिया हुआ है, और अगर हम इन पॉइंट्स को देखते हैं तो हमें आप जिराफ वाले क्वेश्चन पे आइए, जिराफ वाले डायग्राम पे आइए। उसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो पहले जिराफ था उसकी जो गर्दन थी वो बहुत छोटी थी। ठीक है, छोटी की थी कि भाई जो छोटी छोटी घास थी वो उनको खाते थे। धीरे धीरे जब उन्होंने पूरी घास को ख़त्म कर, उनकी जितनी भी पॉपुलेशन थी उन सब ने उस छोटी छोटी घास को खाना शुरू किया। एक समय ऐसा है कि वो छोटी छोटी घास ख़त्म हो गई, फिर अब उन्हें भूख लगने लगी, फिर वो छोटी छोटी घास से थोड़ा और ऊपर आए, और इसी तरीके से जब उन्होंने ऊपर वाले प्लांट को खाना शुरू किया तो उनकी जो गर्दन थी उनमें थोड़ा सा इवोल्यूशन देखने को मिला, और इसी तरीके से ये जो परिवर्तन था ये उनकी नेक्स्ट जो आने वाली जनरेशन थी उनमें भी देखने को मिला। ठीक है, अब धीरे धीरे से जब उन्होंने थोड़े और बड़े पौधों को खाना शुरू कर लिया, जब वो खत्म हो गए तो फिर वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों को खाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इसी तरीके से इन्होंने बताया है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई अपने फूड के लिए स्ट्रगल करता है, कोई किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करता है, तो जैसे जैसे स्ट्रगल करता है तो उसकी बॉडी का उसी पार्ट में इवोल्यूशन होता है, यानी कि परिवर्तन होता है, और फिर वो नई जनरेशन में आने लगता है। आपने देखा होगा तो जैसे हम अपने कोई भी काम करते हैं, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए हम हमेशा अपने राइट हैंड को यूज़ करते हैं, तो राइट हैंड जिस स्पीड में हमारा काम करता है उसी स्पीड में हमारा लेफ्ट हैंड नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब वही होता है, हम अपनी बॉडी के जिस भी पार्ट को जितना ज़्यादा काम में लाएंगे वो उतना ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसमें उतना ही इवोल्यूशन देखने को मिलता है। आगे आ जाइए, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ए स्पीसीज। भाई जो नेचुरल सिलेक्शन है ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है स्पीसीज में, वेयर बाय कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस आर पास्ड देयर ऑफ स्प्रिंग्स। भाई इसमें क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल जो होते हैं वो अपने जो उनका आसपास का वातावरण है उसमें देखते हुए करते हैं ऑर्गेनिज्म में, और फिर यही करेक्टरिस्टिक्स उनकी नई जनरेशन में आ जाते हैं। डू नॉट हेल्प आर नॉट पास्ड ऑन, और ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफिसिंग में पास हो जाते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। आगे स्पेशिएशन है। भाई स्पेशिएशन में आपका स्पेशिएशन क्या होता है, स्पेशिएशन द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज डेवलप फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज नोन एज स्पेशिएशन। ठीक है, भाई स्पेशिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू स्पीसीज डेवलप होती है एक नई करेक्टरिस्टिक्स के साथ, एक नए फीचर्स के साथ, उसको स्पेशिएशन बोलते हैं। कुछ इसके फैक्टर्स हैं, भाई स्पेशिएशन के फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच कुड लीड टू द राइज ऑफ ए न्यू स्पीसीज आर द फॉलोइंग। भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि आने वाली जो न्यू स्पीसीज होती है उसमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, द जियोग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ड्यू टू विच देयर इज नो फ्लो ऑफ जीन्स बिटवीन सेपरेटेड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। भाई कुछ ग्राफिकल आइसोलेशन होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होते हैं, और ये क्या होता है इसमें, विच देयर इज नो फ्लो ऑफ जीन,
यानी कि इनमें जीन का फ्लो नहीं होता। बिटवीन किसके बीच में? सेपरेटेड ग्रुप, यानी कि पॉपुलेशन का जो अलग ग्रुप होता है उसमें होते हैं। आगे आ जाइए सेकंड में, जेनेटिक ड्रिफ्ट। बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है? कज्ड बाय ड्रास्टिक चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ पर्टिकुलर जीन्स बाय चांस अलोन। यानी कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है कज्ड बाय ड्रास्टिक चेंजेस, ये कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर जीन्स की फ्रिक्वेंसीज के आधार पर। आगे है थर्ड, वेरिएशन कज्ड इन इंडिविजुअल ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। कुछ नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर उनमें वेरिएशन, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब आगे आता है आपका इवोल्यूशन ऑफ आइज। बच्चों ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। मैंने थोड़ा थोड़ा आपको सिर्फ ये इसके बेसिक्स पॉइंट बता दिए हैं और ये आपके सिलेबस में अब डिलीट हो चुका है। तो चलिए बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझे मैसेज में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।